नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो से हम ग्रामर का सेक्शन का सीरीज़ शुरू करेंगे और मैं हर वो सेक्शन जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उसको कवर करूँगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होंगे मेरे पास या फिर मैंने प्रस्तुत किए होंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो उन सब के लिए आवश्यक है, अगर कोई भी बच्चा कोई सा भी हिंदी का प्रतियोगितामूलक एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो टीईटी का कोई एग्ज़ाम हो, ऑस्टेट, ऑटेट, सीटीएट या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, जैसे कि एलटीआर मेंस हो गया या फिर आरएसटी मेंस हो गया, अभी आने वाला है आपका एसएसबी टीजीटी मेंस हो गया, ये सब के लिए आवश्यक है। और जो यूजीसी नेट दे रहे हैं, उनके जो सेकंड पेपर में जो आपका ग्रामर सेक्शन है, उसके लिए भी ये आवश्यक है। वीडियो में ग्रामर सेक्शन का बना रहा हूँ, इसको पढ़ाते समय मैं 2 बुक्स का सहारा लूँगा। एक तो ये हो गया, ये अरिहंत का सामान्य हिंदी है और दूसरा हो गया हमारे सीएचएससी ओडिशा बोर्ड का जो 10th क्लास का जो ग्रामर सेक्शन का बुक है जो, उसको। 10th सेक्शन में जो बुक है, 10th का जो बुक है सीएचएससी का, उसमें हिंदी वर्णमाला को इतने अच्छे तरीके से दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, वर्णों के समूह या फिर समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ये आप लोग सभी लोगों को पता है। हिंदी में वर्ण की संख्या लगभग 45 है, याद रखिए। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर है, इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्ण संख्या की संख्या 46 हो जाती है। याद रखिए, अगर संस्कृत के रू को हम ऐड करेंगे तभी वर्ण संख्या 46 होगा, वरना हिंदी के वर्णों की संख्या 45 मानी जाती है। आगे चलते हैं। देखिए, और भी बहुत सारे ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनि के हिसाब से हिंदी के वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया जा रहा है। ये सभी लोगों को आपको याद है, लेकिन मैं फिर से सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे ऑस्टेट का एग्ज़ाम है। अगर कोई भी अगर ऑस्टेट के पहले ये वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए उपयोगी होगा, या फिर बाद में जो एसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा ओडिशा में, उसके लिए ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तो स्वर वर्ण कौन सा है? जिनके उच्चारण से हवा मुख विवर से, मतलब हवा जब किसी शब्द को अगर हम उच्चारण करते हैं तब हमारे मुंह से हवा निकलता है, और उसी हवा के निकलते समय अगर वो हवा कहीं पे बाधा नहीं पाता है तब उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा निकलता है और वो हवा अगर बीच में कहीं ना रुके, सीधी तरीके से निकलता है, जिस वर्ण को हम जिस तरह उच्चारण करते हैं, उस शब्द को उच्चारण करते समय अगर वो हवा बिना रुके निकलता है, तब उन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर कौन से हैं? कौन से प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के होते हैं, मूल, संधि और प्लुत। प्लुत हम आगे देखते हैं। देखिए, मूल स्वर कौन है? ये वे स्वर है जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। याद रखिए, हम ओडिया में उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, इसको हम ओडिया में बोलते हैं। उसी प्रकार मूल स्वर हिंदी में होता है जिसको उच्चारण करने के लिए कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर उसको बोला जाता है, जैसे अ, ई, उ और रू। याद रखिए, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और रू। आगे चलते हैं। हम हिंदी में उसको छोटी ई, छोटी ऊ भी बोलते हैं। संधि स्वर कौन है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उससे संधि स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ प्लस अ इक्वल टू आ, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा ऊ है। उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन है? याद रखिए, जो स्वर विजातीय स्तरों से, ये सजातीय स्वर है। सजातीय मतलब अ और अ एक ही तरह से दो मिलते हैं, इसी से वो बनते हैं। ई और ई एक ही तरह से या फिर दोनों सेम जो स्वर है वो मिलके बड़ी ई बना रहे हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि संयुक्त स्वर कौन है? जो स्वर विजातीय स्वरों से बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अ प्लस
ई इक्वल टू ए, अ प्लस उ इक्वल टू ओ। उसी तरह हम प्लुत स्वर, एक है हमारा मूल स्वर यहाँ पे, एक है संधि स्वर। संधि स्वर में कौन आएगा? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो याद रखिए, एक कॉपी और पेन लिख के रखिए और उसको एक तरह से नोट करते रहिए। अगर नोट करते रहेंगे तभी आपको तुरंत याद हो जाएगा। और इसको पूरी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिट्स पॉइंट लेके लिखते रहिए, अच्छे तरह से आपको याद हो जाएगा। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बस ये याद रखिए कि प्लुत स्वर को अगर हम किसी को पुकारते हैं तब नॉर्मल जो स्वर के हिसाब से वो ज़्यादा समय लेता है, उसी को प्लुत स्वर बोला जाता है। प्लुत स्वर आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। आगे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण। तो उच्चारण के रूप में स्वरों को हमने 3 भाग में विभाजित किया है। एक है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ये हमारे जिह्वा के भाग से जो उत्पन्न होता है, जिह्वा मतलब जीभ के भाग से हम उच्चारण के समय जैसा जिह्वा के जिस भाग से स्वर उत्पन्न होता है, उसी को हम उसी हिसाब से नाम देते हैं। जैसे कि अग्र स्वर, अग्र स्वर मतलब जिह्वा उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्र भाग को वो ज़्यादा चलन करेगा। चलन का मतलब अग्रभाग से ही वो उच्चारित होगा। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग से वो उच्चारित होगा। जैसे कि जिह्वा के समान अवस्था में रहती है, यहाँ पे समान अवस्था हो सकती है या फिर मध्य भाग से वो उच्चारित होता है। जैसे अ। पश्च स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, जैसे आ, उ, ओ, ये सब। तो इतने में था ये जो स्वर का जो पार्ट है। स्वर को तीनों भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मूल स्वर, एक है जो संधि स्वर और एक है प्लुत स्वर। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, एक संयुक्त स्वर और एक है हमारा दीर्घ स्वर। याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। हमें पढ़ाने के बाद फिर से कल इसको रिवाइज कीजिए। याद रखिए, व्याकरण को आप लगातार रूप से पढ़ेंगे, हर दिन उसको देखते रहेंगे, तभी आप उसके नियमों को अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। अगर आपने अगर आपने 2-3 दिन का भी गैप बीच में ले लिया तो वो नियम आपके दिमाग से चले जाएंगे। तो व्याकरण को पढ़ने के लिए ये नियम है कि उसको बार-बार देखना पड़ता है। उसके नियमों को बार-बार हर दिन पढ़ना नहीं है, पढ़कर आपने समझ लिया, सिर्फ रिमाइंडर के रूप में उसको देखना है, तभी ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती। स्वर में क्या है? हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, बीच में कहीं भी हवा रुकती नहीं है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में बीच में हवा रुकती है, इसीलिए उसको व्यंजन वर्ण बोला जाता है। यहाँ पे वो जो हवा, उसका पूर्ण या फिर अपूर्ण अवरोध होता है, याद रखते हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ हैं जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, उन्हें व्यंजन बोला जाता है। जैसे क को उच्चारित करने के लिए क में हलंत लगेगा, उसके साथ संधि के रूप में आ आएगा, उसके बाद ही उसको का बोला जाएगा। तो याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछता है, ये भी पूछ सकता है, जो वर्ण या फिर ध्वनियाँ बिना स्वरों के सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती, उनको क्या बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने एमसीक्यू में ये सब पार्ट आपको करवाया है, एमसीक्यू अपलोड करूंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो व्यंजन प्रकार में 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या और संयुक्त व्यंजन। याद रखिए, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा कोई न कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखिए, इसका जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। ओडिया में भी इसका फॉर्मूला सेम है, क च ट त प।
क, ता, मु, द, ओ। तो हर एक वर्ग जो है इसको समझाता है। इसको क से क्या होगा? कंठ। त से तालव्य। तालव्य। मु से मूर्धन्य। द से दंत। और ओ से ओष्ठ। याद रखिए, जो भी आपका क वर्ग का हम देख सकते हैं हर वर्ग में 5-5 जो व्यंजन रहेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। तो क जो 5 जो वर्ण है वो कंठ होगा। उनका उच्चारण कंठ में अवरोध होके या फिर कंठ में स्पर्श होके उनका उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, न। तो ये तालव्य, ये तालु से स्पर्श होके उनका उच्चारण होता है। इसी तरह ट वर्ग में मूर्धन्य, ये मूर्धा से स्पर्श होकर उनका उच्चारण होता है। त जो है वहां पे जिह्वा दंत से आकर टकराता है, उसके बाद ही उनका उच्चारण हो पाता है। प वर्ग जो है वो ओष्ठ से या फिर जब हवा निकलता है तो दोनों हमारा जो होठ है वो बंद होता है, हवा को रुकाता है और उसके बाद वो जब निर्गत होता है तभी प, फ, ब, भ ये सब उच्चारित हो पाता है। ये आपको अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो एक एक वर्ण को आप खुद से उच्चारित करके देखिए, तभी आपको याद अच्छे से हो पाएगा। आप खुद प्रयोग करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सिर्फ कंठ के लिए आप उच्चारित करिए, क उच्चारित करके देखिए कहाँ पे हवा अटक रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। जब ये आपको यहाँ पे तो मैंने वर्ग बनाकर आपको समझा दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि ख कौन सा स्पर्श व्यंजन है। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिया होगा, तो वहां पे आपको आइदर ये वर्ग को याद रखना है या फिर आपको खुद उच्चारण करके देखना है कि ये हवा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे अवरोध हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, या फिर इनको याद रखिए क, च, ट, त, प और क, ता, मु, द, अ। ये आप नोट कर ले। नोट करने से आपको आसानी होगा। ऐसे ऐसे एरो मार्क करके नोट कर लीजिए, तभी आपको आसान हो सकेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन जो है ये सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो 5 व्यंजन हर एक वर्ग में है और टोटल 5 वर्ग है, तो इसमें टोटल 25 व्यंजन वर्ण है। अनुनासिक कौन है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन उसे कहते हैं। जैसे व, न्य, ण, न, म, इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है और फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है। जैसे य, र। याद रखिए र। आप उच्चारण करके खुद इस जो मैंने आपको पढ़ के सुना है अभी, उसको आप खुद प्रयोग कीजिए, तभी आपको अच्छे से उसको याद भी होगा। अगर उसके बाद आप इसको याद भी नहीं रखेंगे ना, तो आप परीक्षा में बैठते समय खुद प्रयोग करके उसका उत्तर आप ढूंढ सकेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। खुद प्रयोग कीजिए। खुद प्रयोग करेंगे आप, आगामी जो समय में टीचर होने वाले, खुद प्रयोग कीजिए, उसी तरह बच्चों को सिखाइए और बच्चे भी उसी तरह आपसे सीखेंगे। उनको भी सहायता मिलेगी, सहजता होगी सीखने के लिए। ऊष्म व्यंजन कौन है? जो वर्ण उच्चारण के समय आपके मुख से जो भी वायु बाहर निकलेगा वो गर्माहट के साथ निकलेगा। उष्म, उष्म इसलिए लिखा गया है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन मतलब जब आपका वायु निर्गत होता है मुंह से या फिर मुख से उच्चारण के समय, तब वो गर्मी के साथ निकलता है, इसलिए उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन में कौन है? स, तीनों स है और ह है।
याद रखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, जैसे ड, ढ। याद रखिए, ये दोनों हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन ये तीनों व्यंजनों के ग्रुप में से ही है। याद रखिए, ज्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं में से ही बच्चे ज्यादा गलती भी करते हैं। ऊष्म व्यंजन गर्माहट पैदा होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन तालु को जिह्वा हल्का सा छू के वापस आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन बीच में से वायु किसी न अपनी संकीर्ण पथ में भी वायु निकल जाता है, इसी को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में से भी क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों में से ज्यादा पूछता है। ये तीनों जो संयुक्त व्यंजन है, इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्ष, त्र और ज्ञ और स्र, ये तीनों है जो व्यंजनों के उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। जिनके उच्चारण के लिए अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श किससे बना है? क और श से। त्र किससे बना है? त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और न्य से। स्र किससे बना है? स और र से। तो इसके अलावा भी व्यंजनों को और भी भागों में विभाजित किया गया है। वो है घोष के हिसाब से और आपके मुख से कितना वायु निर्गत हो रहा है, उस हिसाब से व्यंजन के उच्चारण के प्रकार भी है, जिसको हम अल्पप्राण और महाप्राण भी कहते हैं। और दोनों घोष और अल्पप्राण और महाप्राण के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जिसको अगर आप याद करेंगे तो आसानी से इसको याद कर सकेंगे। तो इस फॉर्मूला के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने में रहता हूँ। सभी को आपको धन्यवाद।